नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार। आज मैं आपके बीच भारतीय समाज में द्वैतवाद और असमान आय वितरण की समस्याओं पे बात करूँगा। भारतीय समाज में द्वैतवाद और असमान आय वितरण की समस्याओं को देखें तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था एक दोहरी आर्थिक संरचना की विशेषता है। जहाँ एक आधुनिक अर्थव्यवस्था एक आदिम पारंपरिक अर्थव्यवस्था के साथ मौजूद है, वहीं द्वैतवाद अविकसित अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इस प्रकार द्वैतवाद के तहत दो सेक्टर या दो क्षेत्र प्रस्तुत होते हैं, जिनमें आधुनिक या डेवलप्ड एरिया और दूसरा है ट्रेडिशनल या जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं, उसके अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों अभी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। द्वैतवाद मोटे तौर पर दो प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें तकनीकी द्वैतवाद और सामाजिक द्वंद्ववाद सम्मिलित हैं। तकनीकी द्वैतवाद, जैसा कि बेंजामिन हिंगिस ने अपनी पुस्तक आर्थिक विकास में इसका उल्लेख किया है, उन्नत क्षेत्र में और साथ ही पारंपरिक क्षेत्र में विभिन्न उत्पादन कार्यों के अनुप्रयोगों को इंगित करता है। इस द्वैतवाद के तहत उन्नत क्षेत्र के अंतर्गत पूंजी प्रधान और पिछड़ा क्षेत्र श्रम प्रधान है। फिर से सामाजिक द्वंद्ववाद की ओर अगर हम देखें तो जैसा कि जी.एच. बोंके ने अपनी पुस्तक में इकोनॉमीज एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ डुअल सोसाइटी में दो अलग अलग क्षेत्रों यानी ऊपरी स्तर और समाज के निचले स्तर को इंगित किया है। बोंके का सामाजिक द्वैतवाद देश की स्वदेशी सामाजिक प्रणाली के साथ एक विदेशी सामाजिक प्रणाली की उपस्थिति और संघर्ष को इंगित करता है। भारत में सामाजिक द्वैतवाद और इस तरह के परिणाम स्वरूप संघर्ष प्राय अनुपस्थित हैं, लेकिन भारतीय आर्थिक संरचना में तकनीकी द्वंद्वता कायम है। इस प्रकार के द्वैतवाद में उत्पादक रोजगार के अवसर सीमित हैं, प्रभावी मांग में कमी के कारण नहीं, बल्कि दो क्षेत्रों में संसाधनों और तकनीकी बाधाओं के कारण इस तरह का देखा जाता है। भारत जैसे कम विकसित देश में अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र द्वारा किया जाता है, जिसमें किसानों द्वारा कृषि कार्य, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के साथ साथ हस्तशिल्प की विशेषता होती है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीकों को अपनाते हैं। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर उद्योगों से युक्त एक उन्नत आधुनिक क्षेत्र का भी समर्थन कर रही है, जैसे खनन उद्योग, लोहा और इस्पात, वृक्षारोपण, बिजली संयंत्र आदि, जो निश्चित तकनीकी गुणांक कारकों की प्रतिस्थापन की कम डिग्री की विशेषता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन की पूंजी गहन तकनीकों को अपनाना पड़ता है। फिर से भारत को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जहां देश जनसंख्या की बढ़ती प्राकृतिक दर और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की धीमी गति के कारण जनसंख्या विस्फोट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के अवशोषण की इस कम दर के कारण, इसके चर तकनीकी गुणांक के कारण अधिक से अधिक मजदूर कृषि क्षेत्र में अभी भी लगे हुए हैं। कृषि क्षेत्र में श्रम बल के बढ़ते अवशोषण के परिणाम स्वरूप भूमि और पूंजी दोनों के लिए श्रम के अनुपात में वृद्धि हुई है। इसके अलावा श्रम के बढ़ते अवशोषण के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी फैल गई है। इस अतिरिक्त श्रम आपूर्ति एवं श्रम उत्पादकता प्रौद्योगिकी के स्तर के कारण कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण की गति को कम रखा गया। तकनीकी द्वैतवाद की एक और खासियत भारतीय श्रम बाजार में मौजूद है, जहां मजदूर संघ की बढ़ती गतिविधि और सरकार द्वारा श्रम बाजार में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के कारण संगठित औद्योगिक मजदूरों के बीच कृत्रिम रूप से उच्च मजदूरी दर
की मांग प्रबल रही है। इसके साथ ही असंगठित ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी का स्तर बहुत ही निम्न रहा है। इस प्रकार इन सभी विशेषताओं को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दोहरी अर्थव्यवस्था के रूप में माना जा सकता है। हम इसमें एक और टॉपिक का जिक्र करेंगे कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर हम देखें कि नैतिकता का सिद्धांत जो कि व्यावसायिक इकाइयों को सामाजिक आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए व्यावसायिक क्रियाएं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या लाभ अर्जन ही उद्योगों का एक मुख्य उद्देश्य है। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कुछ न कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं और उसे सामाजिक मूल्यों का आदर भी करना चाहिए तथा व्यवहार कुशल होना चाहिए। प्रत्येक व्यवसायिक इकाई को लाभ अर्जित करने के लिए औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्रियाएं करने का अधिकार समाज से ही प्राप्त होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में अगर हम कुछ तर्क रखें तो अस्तित्व एवं विकास के लिए क्या औचित्य है। व्यवसाय का अस्तित्व वस्तुओं एवं सेवाओं के मानव जाति की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है, जबकि व्यावसायिक क्रियाओं द्वारा लाभ कमाना भी एक महत्वपूर्ण औचित्य है। यह मनुष्यों को प्रदान की गई सेवाओं का परिणाम ही समझना चाहिए। वास्तव में व्यवसाय की उन्नति एवं विकास तभी संभव है जबकि समाज को वस्तुओं और सेवाओं में लगातार गुणवत्तापरक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। अतः एक व्यावसायिक इकाई द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अभिधारणा उसके अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य प्रदान करती है। फर्म का दीर्घकालीन हित किस तरह से हो सकता है। यदि समाज में बहुत से लोग जिनमें कर्मचारी, उपभोक्ता, अंशधारी, सरकारी अधिकारीगण आदि सम्मिलित हैं, यदि इन्हें यह विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यवसाय समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, तो वे उस व्यवसाय से अपने सहयोग के हाथ को वापस खींच लेते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करना उस संस्था के अपने हित में है। यदि कोई फर्म सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है तो जनता की धारणा भी इसके पक्ष में विकसित होती रहती है। सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में कुछ अगर तर्क देखें तो अधिकतम लाभ का जो उद्देश्य है उस पर अतिक्रमण सा लग जाता है। उपभोक्ताओं पर भार बढ़ने लगते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की यथार्थवादिता जो है वो निरंतर बढ़ती है। सामाजिक दक्षता में कमी आती है। विशाल जन समर्थन का अभाव देखने को मिलता है और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण, व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता और समस्याओं का लाभकारी अवसरों में रूपांतरण देखने को मिलता है। नैतिकता के आधारभूत नियम को अगर हम देखें तो यह सार्वजनिक रूप से विदित है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में ईमानदारी, नैतिकता आदि को अपनाता है, विकसित करता है तथा अपने प्रयोग में भी लाता है। ईमानदार होना, दूसरे के प्रति आदर भाव रखना, उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, व्यवहार कुशल होना, दूसरों के व्यवहार में सतर्कता का बर्ताव करना और अपने आप को एक सच्चा नागरिक, सदाचारी और कर्तव्यपरायण सिद्ध करना, इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं। व्यावसायिक नैतिकता के अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो कुछ मूल व्यावसायिक नैतिकता के तत्वों को अपनाकर कोई भी उद्यम कार्यस्थल पर व्यावसायिक नैतिकता को प्रोत्साहित कर सकता है। जैसे उच्च स्तरीय प्रबंध की पद्धति किस तरह की है, कोड का प्रकाशन किस तरह से हो रहा है, अनुपालन तंत्रों की स्थापना है कि नहीं है, हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित किया जा रहा है कि नहीं और परिणामों का मापन हो रहा है कि नहीं।